हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सोर्सेस ऑफ एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। लास्ट सेशन में हमने सोर्सेस को कंप्लीट किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे फीचर्स ऑफ एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जो एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है। इस टाइम में जब जो पॉलिटिकल थॉट डेवलप हुई थी उस टाइम रिलीजन एंड एथिक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता था। उस टाइम जो एशियन पॉलिटिकल थॉट डेवलप हुई थी वह कौन सी डेवलप हुई थी? स्पिरिचुअली एंड जो वेदांता के ऊपर डेवलप थी, बेस थी। इस तरह उस टाइम पर एथिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो उस टाइम जो एशियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट है इसको दंड नीति, राजशास्त्र, धर्म इन सब नामों से ही जाना जाता था। जिसकी मेन फीचर्स हैं अब हम चेक करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज इमर्जेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटरी। जो स्टेट के 4 एलिमेंट्स हैं इनमें से टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेरिटरी के कॉन्सेप्ट का इमर्जेंस इंडिया में सबसे पहले होता है। जो ग्रीक फिलोसफर हैं जो बाद में डेवलप होते हैं उन्होंने भी अपनी थ्योरीज में कभी भी टेरिटरी को डेवलप करने की बात नहीं की थी। जो हमारी सप्त अंक थ्योरी है इसमें भी टेरिटरी की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। जो टेरिटरी है इसको प्रोटेक्ट करना एक किंग की ड्यूटी माना जाता है। तो मनोविच यही सजेस्ट करते हैं द प्रॉपर डिलिमिटेशंस ऑफ द बाउंड्रीज। जो एक किंगडम है, एक राजा है, उसको अपनी स्टेट की जितनी बाउंड्रीज हैं उनको डिलिमिटेशन करनी चाहिए, मीनिंग उसको प्रॉपर डिवीजन होनी चाहिए। अदरवाइज एक किंग की दूसरी किंग के साथ बाउंड्रीज को लेकर डिस्प्यूट अराइज होते हैं। इसके लिए वो कहते हैं जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज नेचुरल बाउंड्रीज होनी चाहिए। इसके लिए वो ट्री प्लांटेशन की बात करते हैं। तो मीनिंग बाउंड्री की बाउंड्री होगी, आपकी टेरिटरी की प्रोटेक्शन होगी एंड नेचुरल इन्वायरमेंट की भी बात कर रहे हैं। एंड जी किंग की ड्यूटी बना दी गई है कि उसको अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है। इस तरह हमारे एशियन पॉलिटिकल थॉट में टेरिटरी का कॉन्सेप्ट पहले से ही इमर्ज हो जाता है। नंबर 2, ओरिजिन ऑफ द स्टेट और किंगशिप। किंगशिप का मीनिंग भी क्या होता है? स्टेट। तो जो किंगशिप है, जो स्टेट है, इसका ओरिजिन भी एशियन थॉट में ही हुआ था। तो उस टाइम सबसे पहले मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो मोनार्की को ही क्या माना जाता था? एक स्टेट माना जाता था। मोनार्की को ही किंगशिप माना जाता था। तो जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इट ग्रेजुअली इवॉल्व्ड एंड ट्रीटेड एज सिनोनिम्स ऑफ द स्टेट। तो उस टाइम मोनार्की को क्या कहा जाता था? एक स्टेट की तरह ही ट्रीट किया जाता था। जैसे हम स्टेट कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, उसी तरह मोनार्की से मीनिंग क्या होता था? स्टेट से ही होता था। उस टाइम किंगडम राजा का ही रूल होता था, किंग ही सुप्रीम अथॉरिटी होता था, किंग के पास ही सॉवरेनिटी होती थी, सभी पावर्स किंग के पास होती थी। इसलिए मोनार्कियल फॉर्म, किंग, स्टेट जी सब क्या थे? इंटर रिलेटेड टर्म्स थे। किंग क्या माना जाता था? एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड विद डिवाइन पावर्स। ये माना गया किंग के पास डिवाइन पावर है, डिविनिटी पावर्स की रिगार्डिंग बात की गई है। जैसे हम रामायण महाभारत करते हैं इसमें भी क्या होता है? जो हमारे अपेक्स हैं इसमें किंग को क्या बताया जाता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। जो भगवान राम जी हैं, लॉर्ड रामा कहते हैं, जे विष्णु जी के अवतार माने गए हैं। तो उस टाइम स्टेट एंड किंगशिप में मोनार्कियल फॉर्म है, इसका जन्म होता है। नंबर 3, धर्म एज अ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। जो स्टेट क्राफ्ट है जिससे हम स्टेट को चला रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है? धर्म का है। धर्म के बिना वहां कुछ भी डेवलप नहीं होता था। धर्म को ही क्या माना जाता था कि इसके अकॉर्डिंग ही एक स्टेट वर्क करता है। इवन कि एक इंडिविजुअल है वो भी धर्म के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। धर्म के एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। हमारी जो लाइफ है हर एक को धर्म के अकॉर्डिंग ही स्पेंड करनी है। एक राजा की लाइफ राजधर्म कहलाता है। जो आम लोग हैं उनका सोशल पारिवारिक धर्म बन जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको काम करना है। तो जो धर्म है, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, तो
ये सब कुछ स्टेट क्राफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट था। आज के टाइम में आप कह सकते हो एथिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में उस टाइम धर्म एथिक्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, जिसको हम जे कहते हैं राजधर्म, एक राजा का धर्म। उसका मीनिंग क्या बन गया? एथिक्स ऑफ स्टेट, ड्यूटीज ऑफ द किंग। तो इसका मीनिंग ये बना कि जो हमारा एशियन पॉलिटिकल थॉट है जो ड्यूटीज के रिगार्डिंग बात करता है, जी कहता है एक किंग की क्या ड्यूटीज हैं, सिटीजन है उनकी क्या ड्यूटी बनती है। तो राइट्स के रिगार्डिंग हमको लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, तो जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है वो लिटरेचर हमको ड्यूटीज को रिमाइंड कराता है कि हर एक की अपने राज्य के अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग ड्यूटीज बनती हैं, हमको वो ड्यूटीज को पे करना है। तो जैसे एक राजा की ड्यूटी है कि जितने भी उसके सिटीजन हैं उनको प्रोटेक्शन देनी है, एक्सटर्नल इन्वेजन होता है तब भी प्रोटेक्ट करना है, इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है उससे भी प्रोटेक्ट करना है, इंडेवर फॉर प्रोस्पेरिटी, हमारे देश में हमारी जो स्टेट है इसमें प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसके लिए स्टेट को किंग को ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एंड प्रमोशन ऑफ मॉरल कैरेक्टर, वहां के लोगों का मॉरल कैरेक्टर है हाई हो। तो ये सब कुछ किसकी ड्यूटी बनती है? एक किंग की ड्यूटी बनती है। इसीलिए स्टेट क्राफ्ट में ड्यूटीज को, धर्म को सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई है। नेक्स्ट इज चेक एंड लिमिटेशंस ऑन द यूजेस ऑफ किंग्स पावर। जो किंग की पावर है इनको यूज करने पर किंग पर चेक्स एंड लिमिटेशंस इंपोज की गई हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया? एक किंग है वो कभी भी ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर नहीं बन सकता है। जब भी वो अपनी पावर्स को यूज करेगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं, जैसे राजपुरोहित मीनिंग रिलीजन की इंटरफेरेंस बता दी। जो राजपुरोहित होते हैं जिसको हम आज के टाइम प्रीस्ट और गुरु कहते हैं, उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। अगर एक राजा ने कोई भी काम करना है उसके लिए वो राजपुरोहित से परमिशन लेता था, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता था। जिस तरह वो ऑटोक्रेट नहीं बन सकता था एंड अपनी स्टेट को प्रॉस्पर बनाने की कोशिश करता था। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या बन गए? राजपुरोहित के। और उसके बाद सेकंड लिमिटेशन बनती है सभा एंड समिति की। जो सभा एंड समिति है जिसको हम आज के टाइम में पार्लियामेंट के 2 हाउसेस कहते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह सभा एंड समिति होती थी। तो इस तरह सभा एंड समिति है उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। सभा एंड समिति की परमिशन के बिना वो कोई भी लॉ फ्रेम नहीं कर सकता था। इवन के वॉर को डिक्लेयर करना है इसके लिए भी सभा एंड समिति से अप्रूवल की जरूरत होती थी। सभा एंड समिति के पास इतनी पावर्स होती थी कि वो किंग को डिथ्रोन भी कर सकती थी अगर किंग रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता था। तो किंग कभी भी ऑटोक्रेटिक नहीं होता था। मोनार्की थी लेकिन मोनार्की में किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती थी। तो हमारी थॉट है जो वो यही बताती है कि हर एक चीज लिमिटेशन में ही अच्छी लगती है, चाहे आपकी पावर्स हैं वो कभी भी लिमिटलेस नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट इज इंटरमिंगलिंग ऑफ थियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। उस टाइम रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। स्टडी ऑफ रिलीजन को हम थियोलॉजी कहते हैं, तो पॉलिटिक्स एंड रिलीजन ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड, इंटरमिंगलिंग एक ही कॉन्सेप्ट थे। तो एशियन टाइम में जो पॉलिटिक्स है इट वाज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो उस टाइम रिलीजन से एंड एथिक्स से कोई भी डिफरेंस नहीं था। रिलीजन एंड एथिक्स हैं, इन दोनों को सेम ही ट्रीट किया जाता था। रिलीजन, एथिक्स, पॉलिटिक्स ये सभी क्या थे? इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे। तो पॉलिटिक्स क्या मानी जाती थी? पॉलिटिक्स वाज अ साइंस ऑफ वंस ड्यूटी, हर एक की ड्यूटी के रिगार्डिंग है पॉलिटिक्स डिफाइन करती है। एक पर्सन है, राजा है, उसकी क्या ड्यूटी है? राजधर्म है। एक पर्सन के सोसाइटी के रिगार्डिंग
क्या ड्यूटी है, सोशल धर्म बन जाता है। अपनी फैमिली की रिगार्डिंग क्या ड्यूटी है, पारिवारिक धर्म बन जाता है। इस तरह हर एक पर्सन को उसकी ड्यूटी को रिमाइंड कौन कराता था, पॉलिटिक्स कराती थी। उस टाइम पॉलिटिक्स, रिलीजन, एथिक्स ये सब कुछ सेम ही होते थे। एंड नेक्स्ट इज दिस सप्तअंगा थ्योरी ऑफ रीजन ऑफ स्टेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। जब एक स्टेट का ओरिजिन होता है तो स्टेट के ओरिजिन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, सप्त अंग, 7 कंपोनेंट्स। 7 अंग से ही क्या बनता है, एक स्टेट बनती है, जिसको हम ऑर्गेनिक थ्योरी भी कहते हैं। मन्नो कौटिल्य हैं, वो वे सप्तअंगा थ्योरी को ही प्रपोज करते हैं। तो सप्तअंग जिसमें 7 अंग हैं, तो हम ये देखते हैं कि सप्तअंगा थ्योरी में कौन कौन से 7 अंग थे जिससे एक स्टेट का जन्म होता है। तो पहले हम ये 7 अंग देखते हैं। उस टाइम 7 अंग को क्या कहते थे और उसको बॉडी पार्ट से कैसे इन्होंने कंपेयर किया है। तो पहला क्या हो गया, किंग और सॉवरेन। जो किंग है उसको क्या कहते थे, स्वामी कहते थे। जैसे हमारा हेड होता है, हेड क्या है, स्वामी होता है। दूसरे है मिनिस्टर, मिनिस्टर को उस टाइम अमात्य कहते थे। अमात्य जैसे हमारे आइस हैं, तो वो बॉडी पार्ट्स, हेड, आइस। टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, उस टाइम जो टेरिटरी पॉपुलेशन को राष्ट्र कहते थे, जन कहते थे, तो वो हमारे फीट हो गए। तो हमारे पैर कहाँ तक जाएंगे, हमारी टेरिटरी कहाँ तक एक्सपेंड हुई है, इसको डिफाइन करता है। 45 सिटीज, जो भी आपकी सिटी हैं, किले हैं, वो 45 होते हैं, जिसको दुर्ग कहा जाता था, जिसको हमारे हैंड्स माना गया है। देन ट्रेजरी, जिसको कोष कहते थे, जिसको धन कहते हैं, वो हमारा माउथ है। अगर कल वॉर की सिचुएशन होती है तो हम अगर ज्यादा प्रोस्पर हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा ट्रेजरी है, हम अपनी पॉपुलेशन को कम से कम फूड तो प्रोवाइड करा ही सकते हैं। आर्मी, आर्मी को दंड कहते थे कि जो गलत काम करता है उसको पनिशमेंट कौन देगा, आर्मी देगी, जिसको हार्ट कहा जाता था। एंड लास्ट वन है फ्रेंड्स एंड अलाइज, जिसको हम मित्र कहते हैं, जो हमारे ईयर्स हैं, जो हमको दूसरे राजाओं की बातें हैं वो आकर बताते हैं। तो इस तरह जो हमारे बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, अगर इनमें से एक एलिमेंट भी मिस हो तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। इस तरह जे 7 के 7 एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जे बन के सप्तअंग थ्योरी ऑफ द स्टेट, जिसको हमारे एशियन पॉलिटिकल थॉट में ही डेवलप कर दिया, जो बहुत ही प्रैक्टिकल थ्योरी मानी जाती है। नेक्स्ट इज लॉ एंड जस्टिस। उस टाइम लॉ एंड जस्टिस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। मनु को तो रोड ऑफ लॉ भी कहा जाता है। जस्टिस उस टाइम बहुत ज्यादा प्रवेल था, जिसको कौटिल्य ने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू डिफाइन किया है। तो धर्मशास्त्र वाज द बेसिस ऑफ जस्टिस, धर्म के अकॉर्डिंग सबको जस्टिस प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये ड्यूटी किंग की थी, और किंग की ड्यूटी क्या बन जाती है, जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं इनको देखना, लुक आफ्टर कौन करता था, किंग करता था। कौटिल्य ने तो रूल ऑफ लॉ की बात कही है। अगर एक राजा रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलता है तो पूरे वर्ल्ड को जीत सकता है। अगर रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा तो वो अपने ही राज्य में हार जाता है। तो इसके लिए वो कहते हैं इम्पार्शियल एंड स्पीडी जस्टिस होनी चाहिए, ताकि सोसाइटी में हम ऑर्डर को ला सके, जिससे सोसाइटी अच्छे से वर्क करती है। उन्होंने कोर्ट्स के टाइप्स भी बताए हैं, धर्म सत्य एंड कंकट शोधन कोर्ट्स, जिसमें सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स की तरह ही ट्रीट किया जाता था। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स को डिफाइन किया है, क्राइम्स एंड पनिशमेंट को डिफाइन किया है। जब हम कौटिल्य करेंगे तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता था, इसकी फुल फ्लैश स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। उस टाइम स्टेट एंड सोसाइटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता था, स्टेट एंड सोसाइटी को सेम ही माना जाता था। इनफैक्ट स्टेट एंड गवर्नमेंट भी एक ही माने जाते थे। ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज की जाती थी। एंड धर्म था, धर्म ही सबसे इंपॉर्टेंट था। धर्म बिहाइंड द सोशल ऑर्डर वाज ओमनीपोटेंट, मीनिंग सभी जगह अगर कुछ प्रिवेल कर रहा था वो क्या था, धर्म था। नेक्स्ट इज
सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, उस टाइम अथॉरिटी को सेंट्रलाइज किया गया था। सभी की सभी पावर्स एक किंग के पास होती थी, लेकिन वो कभी भी ऑटोक्रेटिक नहीं बन जाता था। फंक्शनिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ स्टेट दैट आर कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, टोटलिटी ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इनको कौन कवर करता था? इसको एक स्टेट कवर करता था। वेलफेयर स्टेट है, हम इसकी स्टडी करते थे। पावर को सेंट्रलाइज किया गया था। ब्यूरोक्रेसी थी, इसको डेवलप किया गया था। और ब्यूरोक्रेटिक पावर्स थी, एक तरह वो भी किंग्स के हाथों में ही होती थी। कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी, ये सब कुछ किसके हाथ में होता था? किंग के हाथों में होता था। तो किंग ही सबसे ज्यादा सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाती थी। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द स्टेट। स्टेट बहुत ज्यादा फंक्शन करती थी, हर एक एक्टिविटी टोटलिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड थी। सोशल फंक्शन जैसे लर्निंग, एजुकेशन, आर्ट है, इसको इनकरेज करना, वो रेस्ट हाउस को इस्टेब्लिश करती थी, चैरिटी हॉल को डेवलप करती थी, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कराती थी, इकोनॉमिक फंक्शन करती थी जैसे इरिगेशन को डेवलप करना, एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था तो डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना, इरिगेशन को फैसिलिटीज को डेवलप करती थी। जो प्रोडक्ट होती थी उसके मिनिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस है वो फिक्स करती थी। तो उसकी स्टेट में जितना भी स्टैटिस्टिक है इसको भी कौन मेंटेन करता था? एक किंग ही करता था। एथिक और रिलीजियस फंक्शन, तो इसके अलावा जो स्टेट थे उस टाइम वो क्या कहते थे? जो वहाँ के लोग हैं इनमें मोरालिटी एंड राइटनेस को इंक्लूड करना, डेवलप करना एक स्टेट की ड्यूटी बन जाती है। तो स्टेट ऑलमोस्ट हर टाइप का काम कर रही थी। जिस तरह हमारी आज की स्टेट हमारी लाइफ को वेलफेयर बनाने के लिए हर एक काम करती है, उसी तरह उस टाइम भी स्टेट क्या करती थी? वेलफेयर स्टेट बनी हुई थी, हर एक काम कर रही थी। नेक्स्ट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ना सिस्टम। उस टाइम जो हमें लिटरेचर अवेलेबल होता है उसमें सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड था? वर्ना सिस्टम के ऊपर थी। उस टाइम 4 टाइप्स के वन थे। ब्राह्मण जो पढ़ना चाहते थे, जो मेनली लर्न होते थे, जो एजुकेटेड होते थे। उसके बाद आते क्षत्रिय जिनको युद्ध कला से प्रेम होता था। वैश्य जो ट्रेड करते थे। शूद्र जो इन तीनों की सेवा करते थे। और उस टाइम ब्राह्मण है वो सबसे सुपीरियर माने जाते थे। एंड मनु जी कहते हैं जो वर्ना सिस्टम है ना ये ऑप्शनल नहीं था कि आप किसी वन में इंक्लूड होना चाहते तो हो सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट। ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज नॉट ऑप्शनल बट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल सेटअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल थॉट। जो हमारी एशियन पॉलिटिकल थॉट है ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल थॉट है। एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाज मोर आर्ट ऑफ गवर्नमेंट देन अ थ्योरी ऑफ द स्टेट। जैसे ग्रीक थ्योरी है वो स्टेट की थ्योरी में बिलीव करती थी, लेकिन हमारी जो रियल थ्योरी है वो क्या है? जो एक आर्ट बन जाती है। हमारी एशियन पॉलिटिकल थॉट ने गवर्नमेंट की जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी इनको सॉल्व करने की बात की है। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। जब भी आप एक प्लेटो की बुक पढ़ते हो तो उसमें जो स्टेट है, स्टेट को कैसे डेवलप करना है, उसकी रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, आप इसको कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इस तरह बहुत डिफरेंस है ग्रीक फिलोसफर में एंड इंडियन फिलोसफर में। इंडियन फिलोसफर है वो बहुत ही प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक अप्रोच को डिफाइन करते हैं। जो हमारी थॉट है इट कन्फाइंड टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द मोनार्क। मोनार्क जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको फेस करता था, उनका सोल्यूशन है हमारी एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट देती है। तो इस तरह ये मेन प्रोविजंस हैं, मेन फीचर्स हैं जो हमारी एशियन पॉलिटिकल थॉट की हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारा एशियन पॉलिटिकल थॉट है जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, जो सोशल, कल्चर, एथिक्स हर एक एस्पेक्ट से रिलेटेड है। विद दिस फीचर्स ऑफ एशियन पॉलिटिकल थॉट है जो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।